हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स लेक्चर। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा था, हमने पढ़ा है मोशन इन वन डायमेंशन या फिर लीनियर डायमेंशन, इसके बारे में हमने स्टडी की है। पर्टिकुलर चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने चीजें देखी थी कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये चीजें पढ़े थे। उसके बाद हमने कुछ उसमें टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब की थी, जैसे था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हमने एक चीज और नोटिस की थी कि पर्टिकुलर इसमें ग्राफ बनाए थे। हमने कैसे ग्राफ बनाए थे? डिस्प्लेसमेंट वाज टाइम ग्राफ, उसके बाद हमने बनाया था वेलोसिटी वाज टाइम ग्राफ, उसके बाद हमने बनाए थे एक्सेलरेशन वाज टाइम ग्राफ। उसके बाद हमने इन पर्टिकुलर ग्राफ्स को लेके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। उसके बाद 3 इक्वेशंस बनाए थे हमने, सबको याद होगा, आप प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस में देख सकते हो। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये ब्रीफ रिवीजन हमारी इसलिए हो रही है बिकॉज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा उसका बहुत ज्यादा यूज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो अभी सीखा है हम उसको अप्लाई करेंगे, तो पहले सीखना इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए हम ब्रीफ रिवीजन करें। जो 3 इक्वेशंस बनाए थे हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या थे 3 इक्वेशंस? पहला इक्वेशन था हमारा, पहला इक्वेशन क्या था? v = u + at, ये बनाया था। ठीक है, फिर s = ut, सेकंड इक्वेशन s = ut + ½ at², ये बनाई थी। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन हमने बनाया था 2ax = b² - u²। ठीक है, ये 3 इक्वेशन बनाया था जिसमें हमें पता है कि u was our initial velocity, b was our final velocity, s was our distance या फिर डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं, और a was our acceleration। चीजें क्लियर है? इसी में हमने एक चीज पढ़ा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। दैट वाज g, डिनोटेड बाय g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें एक चीज कांसेप्ट पढ़े थे कि ऊपर जाता है तो नेगेटिव होता है क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन आता है तो पॉजिटिव होती है, इसके वजह से पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ता है बिकॉज़ विद द ग्रेविटी होता है। इसके वजह से एक और चीज लिखी थी, इसका वैल्यू कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ मैंने ऑनलाइन लैब में एक वीडियो ऑनलाइन लैब में एक पर्टिकुलर एक वैल्यू कंसीडर की थी जिसका अप्रोक्सीमेटली 10 भी हो सकता है। चलिए, अब ये तो सारी चीजें हो गई थी मोशन इन वन डायमेंशन को लेके। अब हम आगे पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, या फिर हम कह सकते हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। चीजें क्लियर है? अब हमने पहले मोशन के बारे में पढ़ लिया, हमें ये जानना जरूरी है कि जब मोशन होता है तो मोशन होता कैसे है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे, तो हर चीज का एक डिस्क्रिप्शन होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है। ठीक है, वैसे ही अगर एक पर्टिकुलर मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीजन होना चाहिए। वैसे ही उसी रीजन को हम जो पढ़ने वाले हैं उस रीजन का नाम है फोर्स। ठीक है, मतलब जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, ध्यान देना, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल नहीं। इंटरनल फोर्स हमेशा एक्ट होती है बॉडी पर वो बॉडी जब इंटरनल फोर्स के वजह से कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, चेंज शेप एंड साइज रेयर केस में कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारा मैक्सिमम फोर्स है जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। यहाँ पे मैं पूरे चैप्टर में वर्ड यूज करने वाला हूँ एक्सटर्नल फोर्स। चीजें क्लियर है? ओके, तो कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जब मूव करती है या फिर एक मूवमेंट क्रिएट करती है या फिर इसे हम कोई पर्टिकुलर बॉडी मूव कर रही है उसे रोकना है तो हमें हमेशा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। चीजें क्लियर है? ओके, अभी फोर्स की वजह से क्या होता है? फोर्स, अभी फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे तो इसका रिजल्ट क्या होता है हम ये देखते हैं। सबसे पहला रिजल्ट होता है कि वो पर्टिकुलर बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर उसको आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मोशन करेगा। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से देखेंगे, अगर एक बॉडी मोशन कर रही है उस पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स, सबसे पहला रिजल्ट हमने कंक्लूड क्या किया कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी उसका इनर्शिया चेंज कर सकता है। ठीक है, इनर्शिया वर्ड ध्यान देना, इनर्शिया हम चेंज कर सकते हैं। इनर्शिया मतलब रेस्ट पे या फिर पर्टिकुलर मोशन पे। जैसे कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बॉल रखा है। ठीक है, अब फुटबॉल रखिए, फुटबॉल यहाँ पे रखा है, कंसीडर करते हैं, इमेजिनेशन फिर से वापस आते हैं, यहाँ पे फुटबॉल रखा है। अभी क्या ऑटोमेटिक चलना शुरू होगा या फिर ऑटोमेटिक गोल पे जाएगा? नहीं, एक प्लेयर आएगा और उसको हिट करेगा अपने थ्रू हिज लेग। ठीक है, जैसे ही हिट करेगा मतलब क्या, उस पर्टिकुलर बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, जो बॉडी रेस्ट पे थी, जो फुटबॉल रेस्ट पे था वो मोशन में शुरू हो गया। ठीक है, तो ये पहला। और सेकंड हमने क्या कहा था, कोई बॉडी अगर मोशन में उसको भी रेस्ट पे हम ला सकते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। सेम वैसे अगर एक बॉल है, प्लेयर ने हिट किया, रेस्ट पे था, एक्सटर्नल फोर्स हिटिंग। ठीक है, बॉडी इन मोशन मतलब फुटबॉल इन मोशन मूविंग टुवर्ड्स गोल। ठीक है,
गोलकीपर खड़ा है, गोलकीपर ने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस बॉल को पर्टिकुलर रोक दिया, ऐसे बॉल लगा उसको पर्टिकुलर रोक दिया, ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स किया, तो जो मोमेंटम बॉडी मतलब बॉल जो बॉल था जो मोशन में था उसको रेस्ट कंडीशन में ला दिया। तो ये सबसे पहला हमारा रिजल्ट होता है फोर्स का। ये चीज हमने सीख ली कि फोर्स की वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में जा सकता है, जबकि फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इसके साथ अब सेकंड रिजल्ट क्या होता है, तो फर्स्ट रिजल्ट हमारा सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, सेकंड रिजल्ट हमारा ये कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, शेप एंड साइज चेंज कर सकता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है, ये हमारा स्पंज है, दिस इज आवर स्पंज, ठीक है, ये पर्टिकुलर इसकी विड्थ दिख रही है आपको, ये विड्थ दिख रही है। अब मैं इसको क्या करूं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब इसको प्रेस कर रहा हूं, ये देखो प्रेस किया, शेप एंड साइज चेंज हो गया, ठीक था, अब ये थिन हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, शेप चेंज हो गया, पहले ये रेक्टेंगल था, ठीक है, अब मैं इसको कर्व पार्ट में करें, कर्व ही ले, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो सकता है, शेप एंड साइज भी चेंज होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। मतलब जब भी हम फोर्स के बारे में बात करते हैं, दो चीज हमने सीखी है, फोर्स की वजह से क्या होता है, पहला होता है कि पर्टिकुलर कोई भी बॉडी मोशन में, उसको रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट में तो मोशन में ला सकते हैं, ये चीज हम डे टू डे लाइफ में एग्जांपल ट्राई करते हैं। और अब दूसरा क्या दिखा था कि हम शेप एंड साइज चेंज करते हैं। अभी आपको एक स्पंज का एग्जांपल दिया, मैं स्पंज को प्रेस करता हूं, उसका शेप एंड साइज चेंज होता है। वैसे ही आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स को प्रेस करते हो, मतलब कंप्रेस करते हो, प्रेसिंग फोर्स इज एन कंप्रेशन फोर्स, अगर उसको स्ट्रेच कर लो तो दिस इज टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज आउटवर्ड, कंप्रेशन फोर्स इज ऑलवेज इनवर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, होता है अपोजिट डायरेक्शन। चीजें क्लियर है, ओके। अब हम ये तो बात होगी हमारे फोर्स के पैटर्न की, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम कुछ टाइप ऑफ फोर्स पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है, दो तरीके के फोर्स होते हैं। फर्स्ट होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अब पहले तो समझते हैं कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। ऐसा फोर्स, पर्टिकुलर कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर ऐसा फोर्स जो दो सरफेस के कांटेक्ट से होता हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज से हमें समझ में आ रही है चीजें क्लियर है। फोर्स व्हिच आर अप्लाइड ऑन द बॉडीज बाय मेकिंग अ फिजिकल कांटेक्ट, मतलब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम कह रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, इन फिजिकल कांटेक्ट, फोर्स कैसा होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पाम, लेफ्ट पाम, राइट पाम, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि पर्टिकुलरली मुझे इसके बीच में कांटेक्ट फोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। दे शुड बी फिजिकली कांटेक्ट, मतलब देयर सरफेस शुड बी इन टच विद ईच अदर, ठीक है, इसे हम कहते हैं फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे होता है, जरूर यहां पे इट डज नॉट रिक्वायर, it does not require any physical contact, ठीक है, it does not require any physical contact। चीजें क्लियर है यहां तक, ओके। ये चीजें पार्ट समझ में आ गई हमें कि फिजिकल कांटेक्ट, नॉन फिजिकल कांटेक्ट क्या होता है, सॉरी हां, नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं पर्टिकुलरली कांटेक्ट फोर्स के बारे में, ठीक है, और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल हम कहां पर ले सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। सबसे पहला फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल आता है फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तीसरा क्या है, टेंशन अप्लाइड, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे टेंशन, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। और फोर्थ पार्ट पढ़ने वाले फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग, फोर्स exerted by a spring, चीजें क्लियर है। और फिर पढ़ेंगे फोर्स एक्सटेंडेड ड्यूरिंग कोलिजन,
फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, ये पर्टिकुलर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा है टेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है, और फोर्थ है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, और फिफ्थ है फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, अब एक एक करके इस पर्टिकुलर पार्ट्स में हम गो थ्रू करते हैं कैसा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, ये सब कुछ बता दें। 5 डिफरेंट पार्ट्स से जो पढ़ने वाले हैं कांटेक्ट फोर्स के हीटिंग के अंडर में, चीजें कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ओके, when a body slides over a rough surface, a force starts acting on the body in a direction opposite to the motion. ठीक है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है। अगर मैं इसका डायरेक्शन के बारे में बात करूं, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है? इट इज ऑलवेज opposite. It is always opposite in direction. It is always opposite in direction. Okay. It is always in opposite in direction with respect to force. With respect to force मतलब जहां पे भी आपको फोर्स अप्लाई हो रहा है, पर्टिकुलर अब फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन होने के लिए दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट शुड बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, अब जब वो कांटेक्ट पे रहेंगे तो सिंपल सी बात है, ये दो हम काम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर बॉडी, ये दूसरी बॉडी। ठीक है, अभी फिजिकल कांटेक्ट है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, यस फिजिकल कांटेक्ट है, मतलब ये दिस इज कांटेक्ट फोर्स के बीच में आता है। अब फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे पर्टिकुलर मैं एक बॉडी दूसरे बॉडी पर अगर रब कर रहा हूं तो क्या होता है? अपोजिंग फोर्स आता है, मतलब एक ऐसा फोर्स होता है जो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को अपोजिट इन डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे जब हम साफ सफाई होती है हमारे घर में, सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, दिवाली की साफ सफाई होती है, फिर यानी ओकेशन हम पर्टिकुलरली पूरा साफ सफाई करते हैं घर की, तो इसमें आप देखोगे कि हम जब हमारे जो चेयर है, सोफा या फिर पर्टिकुलर बेड, जब हम उसको पुश करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें अप्लाई करनी पड़ती है। क्यों अप्लाई करनी पड़ती है? बिकॉज आपका बेड है, आप इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो अभी क्या कर रहा है? बेड किसके कांटेक्ट में? फ्लोर के कांटेक्ट में। बेड किसके कांटेक्ट में? फ्लोर के कांटेक्ट में। तो फ्लोर क्या कर रहा है? इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जो फ्लोर है वो आपको राइट डायरेक्शन में बेड पे अप्लाई कर रही है फोर्स, तो जिसकी वजह से क्या कर रहा है? आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है या फिर फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, हमारा फ्लोर है, क्लियर है। अब हम इस टेबल को मूव करें इन लेफ्ट डायरेक्शन, अब तो पढ़ेंगे जैसे हम मूव करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, जो फ्लोर है, फ्लोर क्या करेगा? फ्लोर इसे राइट इन डायरेक्शन में अप्लाई करेगा एक फोर्स, और इस फोर्स का नाम रहेगा दैट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है? ऑलवेज अपोजिंग इन डायरेक्शन। ये चीजें क्लियर है? तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? हमेशा अपोजिंग इन डायरेक्शन। ओके, मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपको अपोज करेगा। अब अपोज करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपकी जो एनर्जी देगी और फोर्स रहेगा जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन करो, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा? पहले तो इसके वेट को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मतलब आपको इसके वेट के हिसाब से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा फोर्स। ठीक है, अब वेट का तो हो गया, पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको भी नेगलेक्ट आउट करने के लिए आपको प्लस फ्रिक्शनल फोर्स भी करना पड़ेगा। मतलब आप जब पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो पर्टिकुलर आपके फ्लोर पे या किसी भी रफ सरफेस पे रखा हुआ है, उसको अगर आपको मूव करना है तो आपको एनर्जी कितनी या फिर फोर्स कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा? समीशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स प्लस इट्स वेट। ठीक है, जब हम दोनों फोर्स को ओवरकम कर लेंगे तभी तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा आगे, मतलब ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी या फिर जितना फोर्स उसके पास अवेलेबल है। चीजें क्लियर है? ओके, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इसे मान लेते हैं F पर नाम दे देते हैं
और ये हो जाएगा F2। इसके वेट को हम दे देते हैं F3, मतलब हमारा F1 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन F2 प्लस F3। किस कंडीशन में? टू मूव द ऑब्जेक्ट। चीजें क्लियर है? ये हो गई फ्रिक्शन फोर्स की कहानी। तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स आपका बहुत ज्यादा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में आपको देखने मिलेगा। जैसे व्हीकल मूव करते हैं तो टायर क्या होता है, पर्टिकुलर रोड पे रब करते हैं, अब सामने वाले डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो जो रोड क्या करेगा, आपके टायर पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्ट क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा वियर एंड टियर में कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कोई भी चीज वियर और टियर हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टायर, बेस्ट एग्जांपल। आप देखो कंटिन्यूअस यूज के बाद पे व्हीकल के जो टायर्स की जो ग्रिप्स होती है वो पूरी कंप्लीटली चली जाती है, ग्रिप्स प्लेन हो जाता है आपका टायर, है ना। तो क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का एक ड्रॉबैक है, ये हमेशा रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है? इट ऑलवेज लीड्स टू वियर एंड टियर। चीजें क्लियर है? ये होता है फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्ट। तो ये होता है पहला पार्ट था कांटेक्ट फोर्स का, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? अपोजिट इन डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। सबसे पहले ये तो कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स ओके अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका रिजल्ट क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स से क्या होता है? वियर एंड टियर होता है और साथ में हीट भी जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है। बेस्ट एग्जांपल आप पाम, ठीक है। जैसे हम पाम को रब करते हैं तो आप थोड़ी बहुत देर बाद देखोगे कि आपके पाम हीट अप हो जाते हैं, दिस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। चीजें क्लियर है? ओके, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में था फ्रिक्शन फोर्स के बाद नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सेकंड फोर्स था हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या होता है? अब इसका डायरेक्शन क्या होता है? दिस इज परपेंडिकुलर फोर्स। दिस इज परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन। नॉर्मल का मतलब ये होता है पर्टिकुलर नॉर्मल लाइन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, ठीक है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट का वेट होगा, तो ऑब्जेक्ट का वेट कैसे एक्ट करेगा? ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये होगा ऑब्जेक्ट का वेट, हमें पता है कि वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। अब हम ये भी चीज हमने पर्टिकुलर मोशन चैप्टर में पढ़ा है कि हर एक चीज जो होती है बैलेंस कंडीशन होती है। अगर ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा रेस्ट कंडीशन में, इसका मतलब ये कैसी कंडीशन है? दिस इज इन बैलेंस कंडीशन, ठीक है। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ये बैलेंस कंडीशन में। बैलेंस कंडीशन के लिए तो हमारे पास टू अपोजिट, बैलेंस कंडीशन कब होता है? जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है, तभी बैलेंस कंडीशन होती है। ठीक है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज हम कह सकते हैं वेट, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स होना चाहिए जो इसे बैलेंस कर सके, अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स होना चाहिए जिसे बैलेंस कर सके। तो इस अपवर्ड डायरेक्शन जो पर्टिकुलर रेस्ट ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर रहा है, इसी फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। देखो यहाँ पे वर्ड है रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब एक्शन के बाद जो पर्टिकुलर पार्ट होता है वो रिएक्शन होता है। मतलब जब आप वेट अप्लाई करोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी सरफेस पे क्यों होना चाहिए? बिकॉज़ दिस इज एन टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। सरफेस पे जैसे अप्लाई करोगे तो ये सरफेस क्या करेगा? नॉर्मल रिएक्शन कौन अप्लाई करेगा? ये जो सरफेस है यहाँ पे जितना वो कांटेक्ट में है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, अभी सरफेस क्या करेगा? इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा सो दैट दिस ऑब्जेक्ट शुड बी इन बैलेंस कंडीशन। वरना ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करते रहेगा, स्टेबल ही नहीं रहेगा। कितनी भी चीजें स्टेबल होती है हमारे घर पे, पर्टिकुलर आपके जितने भी डिवाइसेस या फिर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे घर पे जो स्टेबल कंडीशन होती है, जैसे सोफा, चेयर, बेड, ये सारी चीजें स्टेबल होती है, मूव करती रहती है कि हमेशा करके नहीं। व्हाट इज द रीजन दैट दिस नॉर्मल रिएक्शन? मतलब जितना वेट पर्टिकुलरली या फिर वेट या फिर फोर्स एक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करता है, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो सरफेस अप्लाई करती है उस ऑब्जेक्ट पे, सो दैट दैट ऑब्जेक्ट शुड बी इन बैलेंस कंडीशन, दैट इज इन रेस्ट कंडीशन। चीजें क्लियर है? ओके, तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर
में नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, सुन लो। ठीक है, कर्व रोड होते हैं, जैसे पर हम रोड्स पे मूव करते हैं, हाईवे पे आपने देखा होगा एक सर्टेन कर्व आता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कर्व काटेंगे, ऐसा 3D पैटर्न। ठीक है, तो व्हीकल जब ऐसे मूव कर रही है, कंसीडर करें एक व्हीकल है जो मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन, मतलब आपका रोड ऐसा है। ठीक है, विद इन द रोड। ठीक है, अब व्हीकल ऐसे मूव कर रही है, तब यहाँ पे भी तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, तभी तो व्हीकल रोड पे स्लिप ऑन है। एक नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट अप्लाई करेगा। ठीक है, तो अब नॉर्मल रिएक्शन जब क्या होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर वेट है तो नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, और नॉर्मल रिएक्शन को अप्लाई करते हैं, वो सरफेस अप्लाई करती है। ये जो सरफेस रहेगी, दिस विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन। ये सरफेस हमेशा पर्टिकुलर व्हीकल पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली एक फोर्स अप्लाई करेगी। कर्व्ड है, इसलिए आपको ये पार्ट कर्व दिख रहा है, सॉरी इंक्लाइंड दिख रही है नॉर्मल रिएक्शन। चीजें क्लियर है? ये स्ट्रेट एग्जांपल है, ये कर्व्ड एग्जांपल है, कर्व पार्ट पे कह रहा है। ठीक है, तो जब कर्व होगा तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका ये इंक्लाइंड ऐसा। ठीक है, ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को क्या कहोगे, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ये चीजें क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, है ना? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं, ये हमारा सरफेस है, एक सरफेस। ठीक है, जब मैंडेटरी नहीं कि हमेशा ग्राउंडेड टचिंग ग्राउंड होना चाहिए, ये हमारा पाम है, इस पर मैंने पर्टिकुलर स्पंज रख दिया। अब इस स्पंज का कुछ एक वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अब जैसे ही स्पंज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो उसको बैलेंस रखने का काम कौन करेगा, मेरा पाम करेगा। अब पाम क्या करेगा, इस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। देखिए जो पाम अपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, जो स्पंज डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा वो हमारा वेट या फिर फोर्स हो जाएगा। चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर? ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या था हमारा, टेंशन फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग। टेंशन फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब टेंशन फोर्स अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग देखते हैं, इसका एक एग्जांपल बनाते हैं, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज अ रिजिड सरफेस, कंसीडर एक बॉल है, यहां पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है, इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट डाउनवर्ड, ये इसका वेट हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे एक्ट करता है, ऑलवेज डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, वेट हमेशा डाउनवर्ड इन डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब जैसे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये जो स्प्रिंग है, दिस इज अ स्प्रिंग। ठीक है, अब ये स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग में क्या चेंजेस देखने मिलेगा, स्प्रिंग एक्सपांड होगी। चीजें क्लियर है? स्प्रिंग कैसे होगी, एक्सपांड होगी, मतलब एक फोर्स रहेगा जो अपर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस ये जो फोर्स रहेगा इसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। चीजें क्लियर है? इसे हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स। देखो आउटवर्ड इन डायरेक्शन, इसी को हमने टेंशन कहा था, स्टार्टिंग में बताया था, टेंशन फोर्स आउटवर्ड, कंप्रेशन फोर्स इनवर्ड। तो देखो यहाँ पे टेंशन फोर्स आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स है दिस इज टेंशन फोर्स ऑन अ स्प्रिंग। यहाँ पे बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, चीजें क्लियर है? ये है हमारा टेंशन फोर्स होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं थी। ओके, टेंशन फोर्स कब तक अप्लाई होगा, जब तक ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आती है। हमेशा हम पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा कंडीशन में होना चाहिए, दैट शुड बी इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका मतलब क्या होगा, दैट शुड बी वेट शुड बी इक्वल टू टेंशन फोर्स। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको कंडीशन कैसे मिलेगी, दैट इज weight of an object is equals to tension force applied on a spring। ये चीजें कह रहे हैं। तो बैलेंस कंडीशन में कैसा होगा, फर्स्ट कंडीशन में बैलेंस कंडीशन क्या थी, फ्रिक्शनल फोर्स, सेकंड कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन, थर्ड कंडीशन में दैट शुड बी वेट शुड बी इक्वल टू टेंशन फोर्स। यहां तक चीजें क्लियर है, वेट शुड बी इक्वल टू टेंशन फोर्स। ओके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट होता है। अब फोर्थ पढ़ेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग।
ओके, फोर्थ क्या रहेगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग सॉरी। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग का। ओके, अब सबने जो स्प्रिंग देखा ही होगा, ठीक है। स्प्रिंग कैसा होता है, पर्टिकुलरली सर्कुलर इन शेप, दैट इज हेलिकल इन शेप, कह सकते हैं एक एंड फिक्स होता है, एक एंड मूवेबल होता है। इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंग अंडर हमारे कांटेक्ट फोर्स के अंडर में कैसे आता है ये देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग अटैच्ड है यहाँ पे, दिस इज फिक्स्ड है, ओके, और यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच्ड है। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट है, अब मैं स्प्रिंग पे रखता हूँ और इसको प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, पर्टिकुलर फोर्स रिस्टोर हो गया। जैसे ही इसको रिलीज कर दो तो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के ऊपर रखना पड़ेगा, मतलब इट शुड बी इन फिजिकल कांटेक्ट विद द स्प्रिंग। अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे स्प्रिंग के से उछालना है पर्टिकुलर एक सर्टेन हाइट पे, ठीक है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, उसके फिजिकल कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने स्प्रिंग को यहाँ पे प्रेस कर दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, ये नया और ये छोड़ दिया तो मूव करेगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के ऊपर रखना पड़ेगा और इसे प्रेस करना पड़ेगा। जैसे रिलीज करेंगे तो कंप्लीटली मूव करेगा। तो ये हमारा वन ऑफ द एग्जांपल है फिजिकल कांटेक्ट का, ठीक है। तो स्प्रिंग इसी तरीके से होता है, इस तरीके से यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, इस तरीके से कुछ कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट जैसे इसको रिलीज कर देंगे थ्रो बैक करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये चीजें क्लियर है, ओके। अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। कैसा रहेगा, फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, अब कोलिजन में क्या होगा, कोलिजन में हमें पता है कोलिजन मतलब क्या होता है भाई, दो चीजें जब टकराती है, ये बॉल है बॉल भी, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन और एक सर्टेन स्टेज पे आके वो हिट कर जाएगा, तो इस तरीके से हिट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट हो गया कोलिजन पार्ट हो गया, यहाँ पे हो गया कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। अब कोलिजन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, तो ये भी कैसा है, एक कांटेक्ट फोर्स है। तो कोलिजन में भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होता है। अब इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं आफ्टर कोलिजन, ये हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दे, है ना, दो बॉल ऐसे आते हैं टकराते हैं फिर अपोजिट डायरेक्शन, ये पहली कंडीशन होती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। ये बॉल आ रहा था ऐसा, एक बॉल ऐसा आ रहा था, ये टकरा रही है और कंप्लीटली मूव कर रहा है। देखिए कोलिजन का ये जो एग्जांपल है, इसमें एक बॉडी हमेशा हेवियर या फिर फास्ट मूविंग व्हीकल होता है या फिर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा लाइट इन वेट और लाइट स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे, टू बॉल्स कंप्लीटली टू बॉल मूविंग इन द सेम अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, ये टकराएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन वापस चल जाएगा, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस आपको मूवीज में देखने मिलते हैं, एक ट्रेन मूव कर रही है, एक कार मूव कर रही है ऑन द ट्रैक, ठीक है। अब कार अगर ट्रेन को टकराएगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रेन पीछे मूव करेगी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों ने ऐसे टकराया अपोजिट डायरेक्शन, दोनों से टकराया अपोजिट डायरेक्शन, पर ये मूव कैसे करेगी, विद द स्पीड ऑफ ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। कार भी क्या करेगी, कार भी ड्रैग करते हुए जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल। ये चीजें समझ में आ गई है, आएगा, ओके। ये होगी हमारी पर्टिकुलरली 5 टाइप्स जो कि कांटेक्ट फोर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। यहाँ पे हमने कांटेक्ट फोर्स खत्म कर दिया, ओके। बाकी चीजें नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।